एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है आने की। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो हमें रेट इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पहले हमने बोला था कि हमारी अगर हम किसी जनरल इक्वेशन लेके रेट की बात करें तो हमारा रेट क्या रहा था। तो देखो, हम जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हमारी ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो इसके लिए हमारा रेट, जिसको हम डेनोट कर सकते हैं -dr/dt, तो वो हमारा क्या आया था कि a⁴α एंड b⁴β। इस टाइप से हमारा रेट आया था। ये जो इक्वेशन आई थी फिर हमने इसको बोला था कि भाई ये है हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई थी। तो अब ये क्या है कि ये फॉर्म जो है ये हमारी कन्वीनियंट नहीं है रेट लो को डिटरमाइन करने के लिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसको डिटरमाइन करते हैं हम किसी भी टेंजेंट के स्लोप से टी टाइम के ऊपर। जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट डाल रहे थे तो वो मेजरमेंट हमारी इनकन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर और एक्यूरेसी भी नहीं रहती। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। उसकी हेल्प से हम हमारे रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या डिफिकल्टी आई इसके अंदर कि जो हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फाइंड आउट किए किसी भी जनरल इक्वेशन का, जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके, तो इसके अंदर क्या आया कि इसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करना पड़ता है, जो कि हम जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट था उसके अंदर टेंजेंट का स्लोप लेके निकालते थे किसी भी टाइम टी के ऊपर। तो ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो जाती है मेजरमेंट, और इसके अंदर एक्यूरेसी भी नहीं रहती। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए कैलकुलेट की गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। और फिर इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का यूज़ करके हम रेट लो एंड रिएक्शन का ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। अब सबसे पहले हम लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए अलग अलग से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। अब हम जनरल इक्वेशन माने कि हमारा ए रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हमारी ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ से हमारा रेट क्या आएगा भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये आता है हमारा रेट। और ये किसके इक्वल आया था, हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग के हमारा रिएक्टेंट है a⁴α। तो अब जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाएगी जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे a⁴0 हो गया। तो यहाँ से क्या है, अब इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा माइनस टी ए क्या है, किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से के इंटू डी टी के इक्वल आ जाएगा। कैसे कि ये इक्वेशन कैसे आई हमारी, ये -d/dt था। -d/dt मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम इंटरवल हमारा किसके इक्वल आया था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ⁻0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कुछ भी ⁻0 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ से फिर हमारा -d/dt किसके इक्वल आ जाएगा, ये k के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम dt को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा -da = k/dt। इतना हो गया, क्या आ गया हमारा -da = k/dt।
इस माइनस को चाहे कौन सी भी तरफ लगा लो, यहाँ से हम माइनस हटा के इसको इस तरफ भी लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ से डी ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया माइनस के डी टी। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट दोनों साइड। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे भी करेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डी टी का टी, के कॉन्स्टेंट है वैसा का वैसा, और प्लस आई, आई यहाँ पे है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लो हम टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात करें, 0 टाइम के ऊपर हमारी जो ए की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, वो पूरी की पूरी इनिशियल कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी हमारी, कि भाई ए की कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा इनिशियल टाइम 0 है तो हमारी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं होगी। और जो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वो कंप्लीट कंसंट्रेशन रहेगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो गई। तो अब जब हम t इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी i की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारा i क्या आ जाएगा, यहाँ से i आ जाएगा हमारा a नोट। तो अब i इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई था, तो आई की जगह क्या आ गया हमारा ए नोट, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए नोट को के टी को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा के टी पॉजिटिव हो गया, और ये क्या आ जाएगा हमारा ए नोट माइनस ए आ गया। अब यहाँ से जब हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा t उस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो हमारा ये t यहाँ से जब a वाली साइड में आएगा तो ये 1/t हो जाएगा, मतलब हमारा t डिवाइड में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो k है रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यह क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/t कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम t। इस टाइप से हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर की वो इस इक्वेशन को ओबे करेगी। कौन सी इक्वेशन को, जब हमने आई की वैल्यू उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी थी तो वहाँ पे हमारा क्या गया था, माइनस के टी प्लस ए नोट। तो हमारी जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, हर रिएक्शन होगी जो 0 ऑर्डर की होगी वो इस इक्वेशन को ओबे करेगी। और ये इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे y है हमारा a, x है हमारा t। तो जब हम हमारी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के तो आ गया इंटरसेप्ट, और यहाँ पे हमारा c ये है, ये क्या, ये हमारा c a नोट आ जाएगा क्या हमारा इंटरसेप्ट, और क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्लोप। k तो होगा स्लोप और a नोट हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो हम ग्राफ प्लॉट करें किसका, a मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम t का, y और x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। m यहाँ से हमारा स्लोप है, c इंटरसेप्ट है। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो हमारी आएगी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, कंसंट्रेशन a, और इस साइड में ले लेंगे हम टाइम t, तो हमारा इस टाइप से ग्राफ आएगा। ये ग्राफ जो है इसका स्लोप है लाइन का वो तो है हमारा माइनस के, और ये जो वैल्यू हमारी y इंटरसेप्ट है यहाँ पे ये है हमारा a नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। जब हमारा टाइम 0 है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो a नोट मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के प्लॉट की 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अब हम अगर और प्लॉट्स करें, अगर हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करें, कि हम रेट ले लें यहाँ पे और यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लें, तो हमारा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब हमने रेट इक्वेशन लिखी थी तो वहाँ पे हमारा क्या आ गया था, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे तो वो क्या आई थी हमारी, -d/dt इज इक्वल टू के, और a की पावर थी 0। तो ये तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये वाली वैल्यू है हमारी, ये किसके इक्वल हो गई थी, 1 के इक्वल। तो फिर ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था रेट, ना कि कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इस टाइप से जो रेट है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है हमारा, हाफ लाइफ पीरियड क्या मतलब, इसने आधी जिंदगी जी ली। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हो गया कि जो वो टाइम पीरियड जिस टाइम के ऊपर हमारे आधे सब्सटेंस की रिएक्शन हो चुकी है, या फिर वो टाइम पीरियड जिसके ऊपर हमारा आधा सब्सटेंस बचा हुआ है। अब देखो, अगर आधे सब्सटेंस की रिएक्शन होगी तो पीछे आधा ही बचेगा ना, तो इसको हम डेनोट करते हैं टी ऑफ से। टी ऑफ क्या होगा हमारा, हाफ लाइफ पीरियड होता है, ये वो टाइम होता है जिसके ऊपर हमारा आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर चुका है। तो ये हो गया टी ऑफ। अब आधा सब्सटेंस रिएक्ट कर चुका है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वो होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी, ए नोट इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, आधा रिएक्ट कर चुका है तो इसको हाफ से इसका हाफ कर देंगे तो हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी टाइम टी हाफ के ऊपर। तो जब हम t इज इक्वल टू टी हाफ और a इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा टी हाफ। इक्वेशन क्या थी हमारी, उस इक्वेशन के अंदर क्या था, k1/t ए नोट माइनस ए, ये था। तो अब यहाँ से हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो टी को इस साइड ले आएंगे, टी हाफ हो जाएगा टी की प्लेस पे के, और फिर हमारा ये क्या था ए नोट, और माइनस ए क्या था यहाँ से ए नोट बाई 2 था हमारा, ए नोट बाई 2। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा टी हाफ क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई 2 इंटू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये आ गई हमारी टी हाफ की वैल्यू। तो जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके इक्वल हो गया, अगर हमारा के तो कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसके क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब अगर हम टी हाफ और ए नोट का ग्राफ प्लॉट करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसका हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ता जाएगा, और इसका स्लोप क्या होगा हमारा 1/2 के इसका स्लोप हो जाएगा। तो इस टाइप से मतलब हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस ग्राफ का स्लोप आएगा 1/2 की। इसके अंदर जो इक्वेशन फॉलो होगी वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारा m स्लोप हो गया, x ए नोट है और y है हमारा टी हाफ। ठीक है, यूनिट्स की जब हम प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट की बात कर ही ली थी कि हमारी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, जब हमारी पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो हमारी जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आई थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट आई थी हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमारे के जो रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है उसकी यूनिट आ गई थी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपको नहीं पता कि ये यूनिट कैसे आई थी तो आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक रिएक्शन ले लें, सिंपल रिएक्शन कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा ए रिएक्टेंट और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो ए है रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली कि हमने पहले जब हमारा टाइम ज़ीरो था, ये देखो जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो हमने मान लिया कि हमारा जो ए है इसके ए मोल्स प्रेजेंट थे कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट ज़ीरो बना है, तब तक कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं हमारा। फिर हमने टाइम मान लिया टी कि हमारा टाइम क्या है, टी के इक्वल है। तो क्या बोला हमने कि एक्स मोल्स इसके डिकम्पोज हो गए, एक्स मोल डिकम्पोज हो गए, स्टार्टिंग में ए थे, एक्स मोल डिकम्पोज हो गए तो एक्स मोल तो बनेंगे प्रोडक्ट के, और हमारे रिएक्टेंट के कितने बच गए, ए माइनस एक्स मोल्स बच गए, क्योंकि इनिशियली ए मोल से एक्स मोल डिकम्पोज हो गए तो बचे हुए मोल क्या होंगे, जो टोटल थे और जो डिकम्पोज हो गए उन दोनों का जब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा कि भाई हमारे कितने मोल्स बचे हुए, तो इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है भाई टी टाइम के ऊपर। अब हमें पता है कि हमारा रेट क्या आएगा, यहाँ से
रेट लो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या आना था, यहाँ पे रेट को हम बोलते हैं dx/dt। तो वो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा k, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम t के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन हमने किसी टाइम t के ऊपर क्या निकाली, A-x आई थी ये कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, dx/dt इज इक्वल टू k A-x। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, dx/A-x इज इक्वल टू k dt, ये आ गया। अब करेंगे हम इस इक्वेशन का दोनों साइड में इंटीग्रेशन। कैसे, क्या है हमारा dx/A-x इज इक्वल टू k dt, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ से dx/A-x का जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -ln A-x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k dt की जगह k कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, और t आ जाएगा हमारा, और प्लस i हो गया हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो जब हम अगर टाइम 0 की बात करें, टाइम 0 के ऊपर तो x हमारा 0 था, तो जब हम t की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हमारी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे i की वैल्यू आ जाएगी -ln A। ठीक है, तो अब ये i की वैल्यू हम हमारी इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे i की जगह पे अब हमने i की वैल्यू निकाल दी -ln A, तो ये वाली पुट करेंगे -ln A-x इज इक्वल टू kt -ln A। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हमें तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से कि ln वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और kt वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा kt किसके इक्वल आ गया, kt आ जाएगा हमारा ln A माइनस में ln A-x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी टर्म माइनस में है तो ये इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो ln A-x हो जाएगा, और इज इक्वल टू k, t को इस साइड ले आएंगे तो k t डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/t ln A/A-x। A क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A-x है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो अब यहाँ से अगर हम ln को log के अंदर चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.303/t, और यहाँ से log A/A-x हो गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लो इक्वेशन। इसके अंदर हम A और A क्या है हमें पता है, A हमारा क्या है, A को हम A0 भी लिख सकते हैं, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी रिएक्टेंट्स की, और A-x को हम लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा करके लिखते हैं हम तो हमारी रेट लो इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, रेट लो इक्वेशन आ जाएगी हमारी k इज इक्वल टू 2.303/t log A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब A0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट at time t is equal to 0 and A is concentration of reactant A at time is equal to t। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम अगर डिफरेंट टाइम्स के लिए देखें कि भाई हम रिएक्शन की कंसंट्रेशन दो अलग अलग टाइम के ऊपर लेके चलते हैं, ये तो हमने बोला था कि हम किसी टाइम t के ऊपर लेके चल रहे हैं, पर अगर हम कोई टाइम ले लें, जैसे हम बोलें कि हम कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ले रहे हैं रिएक्टेंट की दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, एक कंसंट्रेशन हम टाइम t1 के ऊपर ले रहे हैं और एक कंसंट्रेशन हम टाइम t2 के ऊपर ले रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो रेट लो इक्वेशन है वो कैसे आएगी, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखो, हमने बोला कि हमारे जो रिएक्टेंट हमारी इक्वेशन आ गई k इज इक्वल टू 1/t, ln के केस में बात करें A0/A आ गई। तो यहाँ से हमारी रेट लो इक्वेशन पहले क्या आई थी, वो आई थी हमारी kt ln, और यहाँ से क्या थी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t आई थी। अब हम दो टाइम पीरियड लेके चल रहे t1 एंड t2, तो यहाँ से हम किस किस केस में लेके चल पड़ेंगे कि हम एक तो A1 लेके चलेंगे कंसंट्रेशन एट टाइम t1, और कंसंट्रेशन t2 टाइम के ऊपर हम कंसंट्रेशन लेके चलेंगे A2। तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम कंसंट्रेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ से हमारा एल एन एट टाइम T1 की बात करें हम, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, -KT1 ln ए नोट आ जाएगा, KT1 प्लस ln ए नोट आ जाएगा। और अगर हम ln A2 की बात करें, मतलब एट टाइम क्या आ जाएगा, T2 टाइम के ऊपर, तो वो आ जाएगा हमारा प्लस ln ए नोट। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन के अंदर जो हमने कैलकुलेट की थी। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें तो जो दोनों कंसंट्रेशंस हैं अलग अलग टाइम के ऊपर, उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप डिराइव करना है। तो जब हम हमारी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी ln A1 वाली इक्वेशन को A2 वाली इक्वेशन को इसमें से A1 वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से -KT1 और -KT2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरी टर्म्स थी ln A नोट वाली वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से इस टाइप से आ गया, तो ln A1 माइनस ln A2 है, तो इसको ln A1 बाई A2 ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइड में आ जाएगा अगर माइनस में, तो ये किसके को आ गया, -KT1 प्लस KT2, दोनों माइनस माइनस के आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में KT2, यहाँ से K कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से हम K को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K इंटू T2 माइनस T1, यहाँ आ जाएगा K इंटू T2 माइनस T1 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब ln A1 बाई A2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम तो K की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जब हम K की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 उस तरफ जाएगा, क्योंकि हमें तो रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/T2 माइनस T1, और यहाँ से क्या था ln A1/A2। तो इस टाइप से हम जब रिएक्टेंट की दो टाइम्स T1 और T2 के ऊपर कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारी रेट लो ये आ जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। एक तो हम एक स्पेसिफिक टाइम T की बात कर रहे थे और एक हमने बात की दो डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर, T2 एंड T1 के ऊपर। अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर हमारी क्या आई थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वहाँ पे कैसे आई थी, हमें पता है कि भाई हमारा क्या क्या आया था, KT किसके इक्वल आया था, हमारा KT ln A नोट माइनस ln A, इस टाइप से आई थी हमारी इक्वेशन। तो यहाँ से हम ln A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ln मतलब log A ले लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। तो log A हो गया, अगर log में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ln वाला ले रहे तो ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ गया, ये हमारा -K इंटू T फिर अपॉन 2.303, क्योंकि इसको हमने log के अंदर कन्वर्ट किया है, और प्लस log A नोट, ये नोट वाली टर्म प्लस में रहेगी क्योंकि ये यहीं पे रही है, KT को इस तरफ लेके आए और ln A को उस तरफ लेके गए थे और KT को इस तरफ लेके आए, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा c स्लोप, इंटरसेप्ट क्या है, log A नोट, m हमारा स्लोप क्या है, -K अपॉन 2.303, और y है हमारा log A और x है हमारा t। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ले लिया log ऑफ A ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ले लिया, तो इस टाइप से हमारा प्लॉट आ गया। तो ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ये है हमारा log ऑफ A नोट, और ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू आई थी हमारी -K अपॉन 2.303। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में प्लॉट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो हमारे पास, हमें पता है हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जो कोई भी रिएक्शन है उसका मतलब 50% कंप्लीशन होने में जो रिएक्शन लेती है।
तो यहाँ से हमारी जो रेट लो इक्वेशन आई थी वो क्या ही है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब वो इक्वेशन बोला हमने जब हमारा एक्स क्या हो, a/2 हो जाए। a/2 का मतलब कि हमारा जो आधा रिएक्टेंट है वो हमारा आगे प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा जो एक्स है वो a/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमने वही तो लिया है जो हमारी रिएक्शन, जो हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो चुका है। तो जब आप रिएक्शन कब कंप्लीट हो चुकी होगी, जब हमारा आधा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, तो यहाँ से हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो हो जाएगा हमारा टी ऑफ, और हमारा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a/2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अब टी ऑफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू उसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, हमारी रेट लो इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, यहाँ से हमारा टी की जगह क्या हो गया, टी इस तरफ आएगा, टी ऑफ हो जाएगा, फिर ये आ गया 2.303 अपॉन, सॉरी टी नहीं आएगा यहाँ पे, के आएगा हमारा इस तरफ लॉग ए अपॉन ए माइनस a/2। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और हमें पता है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.391 कुछ होती है log 2 की वैल्यू। फिर जो log 2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो टी ऑफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। यहाँ से log 2 की वैल्यू पुट की है हमने, और log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट होके 2.303 के साथ में उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.693 अपॉन के। तो टी ऑफ की वैल्यू क्या आ गई, 0.693 अपॉन के। अब हमें पता है कि हमारी इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी हमें ए नहीं दिख रहा, तो हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड है वो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड की बात कर ली। और जब हम बात करें यूनिट्स की, तो हमने यूनिट की बात की थी, तो हमारे रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आई थी सेकंड इनवर्स, या फिर मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम, इस टाइप से आई थी, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। तो इस टाइप से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, उसके ग्राफ्स और उसकी यूनिट्स की बात कर ली थी। ऐसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स y=mx+c कैसे हम ड्राइव करके उसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम t का, और फिर हमने बात की हाफ लाइफ पीरियड की और रेट कांस्टेंट की यूनिट की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए। हम यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि भाई हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जो कोई भी रिएक्शन आधी कंप्लीट होने के लिए टाइम लेती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वो टाइम है जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी ओरिजिनल वैल्यू की हाफ हो जाती है। तो अब हमने बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा टी ऑफ था वो हमने बोला था कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था इनिशियल कंसंट्रेशन के। जीरो ऑर्डर के लिए बात थी, जीरो के लिए। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते थे तो हमारा क्या आया था, टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था ए नोट की कंसंट्रेशन जीरो के, क्योंकि ये इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता था। फिर जब हम सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके लिए हमारा जो टी ऑफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ए नोट की पावर -1 के, इस टाइप से। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम nth ऑर्डर के लिए बात करें यहाँ पे, अगर हम nth ऑर्डर के लिए बात करें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए नोट और 1 - n। देखो 1 - n कैसे लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, n की जगह, n है ऑर्डर रिएक्शन का, अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है।
अगर यहाँ पे हम n की जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाली के लिए दे रहा है। और अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारी nth ऑर्डर रिएक्शन है उनके लिए हम दे सकते हैं कि जो हमारा टी ऑफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1 माइनस n। ठीक है, तो इस टाइप से हम फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए टी ऑफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर किस टाइप से डिपेंडेंट होगी। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ के बाद एवरेज लाइफ की। तो एवरेज लाइफ क्या होती है हमारी, कि हम एवरेज लाइफ का केस देखते हैं वो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की केस में देखते हैं। ठीक है, कि भाई वो जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना वो पूरा कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता, मतलब जो टाइम चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के डिसइंटीग्रेशन के लिए वो इनफाइनाइट चाहिए होता है। तो जब हम एवरेज लाइफ की बात करें तो जितना ज़्यादा फास्ट हमारा डिसइंटीग्रेशन रेट होगा उतनी ही कम हमारी एवरेज लाइफ होगी। तो एवरेज लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, और जितना हमारा फास्ट हमने क्या बोला डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन फास्ट होने का मतलब क्या है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उस रिएक्शन का वो भी फास्ट होगा और उतनी ही कम फिर हमारी एवरेज लाइफ होगी। तो हम एवरेज लाइफ को टो से डिनोट करते हैं, तो ये हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं कि इसको हम ले लेंगे कि ये हमारा जो टो है एवरेज लाइफ ये हमारा रेसिप्रोकल होगा रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई थी कि हमारा टी ऑफ क्या आया था, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आया था। तो यहाँ पे जब हम के की वो वैल्यू पुट करेंगे तो के क्या आएगा, यहाँ से के आ जाता हमारा 0.693 अपॉन टी ऑफ, और यहाँ पे हमें टो निकालनी है तो वो हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल। तो वो क्या हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा टो क्या गया, हमारा टो आ गया टी ऑफ अपॉन 0.693, तो यहाँ से आ जाएगा 1.44 इंटू में टी ऑफ। तो इस टाइप से हम एवरेज लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो टाइम होता है जिसके अंदर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाती है उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 1/E टाइम्स। तो इस टाइप से हम उसकी हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए तो हम बात करेंगे एवरेज लाइफ की, और नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए हम बात करेंगे हाफ लाइफ की। तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों टाइप की रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की स्टडी कर लिया। अगर आपको उसके अंदर या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।